हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10वीं का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। जैसा कि हमने इसका पिछली वीडियो में इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। अब जो भी इसका जो बचे हुए पॉइंट हैं उसको हम इस दूसरे पार्ट यानी कि पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही सभी कक्षाओं की अध्याय टू अध्याय साइंस को पढ़ने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच क्या होता है। तो पीएच का जो अर्थ होता है वह होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि हाइड्रोजन कितनी घुली हुई है, यानी कि कितनी सांद्र है। या इसका एक और अर्थ होता है, पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और हिंदी में कहें तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब देखते हैं हम पीएच आखिर क्या है। तो किसी भी विलयन की प्रकृति उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन आयन अथवा पीएच के मान के अनुसार किसी भी विलयन को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन कहा जाता है। यानी कि अगर कोई विलयन है तो उसकी अगर प्रकृति को हमें पता करना है कि यह अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, तो हम उसका पता उसमें घुली हुई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अनुसार जान सकते हैं कि यह अम्लीय है या क्षारीय है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी तो उसी से हम उसका पीएच निकाल सकते हैं। अब आगे इसके कुछ पॉइंटों को भी देखते हैं। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। यानी कि अगर कोई विलयन है और उसका पीएच मान यदि 7 से कम है, यानी कि 7 से नीचे है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, कोई भी है 7 से कम, तो जो वह विलयन होगा वह अम्लीय होगा। आगे हम देखते हैं कि यदि उसके पीएच का मान 7 से अधिक है, यानी जैसे कि कोई विलयन है और अगर उसका हम पीएच मान निकालें तो उसका अगर पीएच मान 7 से अधिक है, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, इसके बीच में कहीं भी है, तो वो जो विलयन होगा वह क्षारीय विलयन होगा। और यदि कोई ऐसा विलयन है कि जिसका पीएच मान केवल 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। अब देखते हैं हम, जो हमारा अगला पॉइंट है वह है पीएच पैमाना। आखिर पीएच पैमाना क्या है, तो हम इसको बनाकर भी समझेंगे, बहुत ही आराम से समझेंगे और बिल्कुल साधारण भाषा में समझेंगे। तो चलिए, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है वह है पीएच पैमाना क्या है। पीएच पैमाना क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद हम इसके पूरे पॉइंट बाय पॉइंट सभी को कवर करेंगे कि पीएच क्या है, इसको पता करने के लिए क्या किया जाता है, सभी को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का जो पैमाना, यानी कि जो पीएच पैमाना या स्केल होता है, उसी को पीएच पैमाना कहते हैं या कहलाते हैं। यानी कि अगर कोई विलयन है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए जो पैमाना होता है उसी को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल से हम किसी भी विलयन की पीएच अत्यधिक अम्लीय यानी कि 0, अत्यधिक अम्लीय 0 या अत्यधिक क्षारीय 14 तक माप सकते हैं। यानी कि जो हमारा पीएच पैमाना है तो उसमें अगर कोई विलयन अत्यधिक अम्लीय यानी कि उसका पीएच मान अगर 0 है या अत्यधिक क्षारीय 14, यानी कि अधिकतम क्षारीय 14 तक जा सकता है, यानी कि अत्यधिक क्षारीय 14 तक माप सकते हैं। जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितनी अधिक होगी उसके पीएच का मान उतना ही कम होगा। यानी कि जो कोई भी विलयन है अगर उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितनी अधिक होगी तो उसका जो पीएच मान होगा उतना ही कम होगा। हम इसको बनाकर भी देखते हैं कि हमारा पीएच पैमाना क्या होता है। और एक पॉइंट और आप नोट कर लें कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, यानी कि पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। इस पॉइंट को भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण तौर से याद रख लें, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत बार
पूछा जाता है कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, तो यह की थी सोरेनसन ने। तो चलिए हम पीएच पैमाने को बहुत ही आराम से बनाकर अच्छी तरह समझते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पीएच पैमाना क्या होता है। तो सबसे पहले हम पीएच पैमाने को बनाते हैं। जैसा कि यहाँ हम लिखेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये बन गया हमारा पीएच पैमाना। अब यहाँ आपको पॉइंट बाय पॉइंट बहुत ही आराम से समझना है। यानी अब देखना है आपको, यदि किसी विलयन का मान यहाँ पर 7 आता है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 आता है, तो यहाँ पर यह होगा वह विलयन उदासीन होगा, यानी कि वह ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। यहाँ वह उदासीन होगा, यानी कि जिसका पीएच मान 7 होगा, ना तो वह अम्लीय होगा ना ही वह क्षारीय होगा। और जैसे ही पीएच मान 8 होता है, 9 होता है या 7.1 भी होता है, तो वह क्षारीय की कैटेगरी में जाएगा। यानी कि 7.1 भी होता है, 7.2 भी होता है, या 8 होता है, या 8.1 होता है, 9 होता है, या 9.1 से 9.9, या 10, या 11, या 12, या 13, या 14, यहाँ तक किसी भी विलयन का पीएच मान आता है तो वह क्षारीय होगा। और इसके साथ साथ आपको एक और भी पॉइंट याद रखना है कि जैसे ही 7 से ऊपर जाएंगे, जैसे 8 होगा किसी विलयन का पीएच मान, तो वह 9 से कम क्षारीय होगा, और जैसे ही 9 होगा तो वह 8 से ज्यादा क्षारीय होगा, और सबसे ज्यादा क्षारीय होगा 14 पर। अब हम समझते हैं अम्लीय। ये तो हो गए हमारे क्षारीय, यानी कि यहाँ पर हमारे यह पदार्थ या कोई भी विलयन क्षारीय होता जाएगा। अब यहाँ अगर 7 से नीचे आता है तो वह उतना ही अम्लीय होता जाएगा, यानी कि 7 पर किसी विलयन का पीएच मान 6 अगर 9 भी किसी का पीएच मान आता है, तो वह उदासीन के लेवल में नहीं जाएगा, वह जाएगा अम्लीय में, क्योंकि वह 7 से कम है। और अगर 6 आता है तो वह 7.9 से और अधिक अम्लीय होगा। और जो 5 पर आएगा, जिसका पीएच मान 5 आएगा, तो वह 6 से भी ज्यादा अम्लीय होगा। और सबसे ज्यादा अम्लीय होगा वह होगा 0 पर, यानी कि जो 0 पर आएगा वह सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो इस तरफ अगर हम 7 से इस तरफ जाएंगे तो वह उतना ही अधिक क्षारीय होता जाएगा, और 7 से जितना ही नीचे जाएंगे 0 तक, वह उतना ही अधिक अम्लीय होता जाएगा। और जिसका पीएच मान 7 पर होगा तो वह होगा उदासीन, ना तो वह अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। यही है हमारा पीएच पैमाना, जिसकी खोज की थी सोरेनसन ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इनको भी हम समझते हैं। तो इनको भी हम बनाकर पीएच पैमाना के इसी अनुसार इनको भी हम समझेंगे। तो जैसा कि ये है हमारा 7, तो यहां पर हम यहां तक खींचते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, यानी कि किस तरह उभरते हैं। यहाँ दुर्बल क्षार, और यहाँ होंगे प्रबल क्षार। यानी कि अगर यहाँ किसी का 7 से ऊपर है तो वह दुर्बल अम्ल होगा,
और जिसका जिसका 14 यानी कि 14 जिसका पीएच मान है तो वह प्रबल क्षार होगा। जैसे कि हम इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। सी, यहाँ हमको अम्ल भी देखना पड़ेंगे, तो हमें इसको यहाँ नीचे लिखते हैं। CH4 एक दुर्बल अम्ल है। COOH यह भी एक दुर्बल अम्ल है। H2CO3 यह भी एक दुर्बल अम्ल है। अब देखते हैं हम कुछ प्रबल अम्ल के उदाहरण। HCl यह है प्रबल अम्ल यानी कि शक्तिशाली अम्ल। H2SO4 यह भी एक शक्तिशाली अम्ल है। HNO3 यह भी एक शक्तिशाली अम्ल है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह एक शक्तिशाली यानी कि प्रबल अम्ल होता है, जो हमारे पेट में पाया जाता है और हमारे भोजन का पाचन करता है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरियों में किया जाता है। HNO3 का उपयोग सोने को गलाने के लिए किया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं दुर्बल और प्रबल अम्ल। यहाँ होंगे प्रबल यानी कि शक्तिशाली अम्ल, और यहाँ होंगे दुर्बल अम्ल। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जिसका 7 होगा ना तो वह अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा। अब आपको यहाँ देखना है कि जैसे ही हम 7 से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अम्ल प्रबल यानी कि शक्तिशाली होता जाएगा, और जो कि 6.9 होगा वह सबसे दुर्बल अम्ल होगा। और जैसे ही पीएच मान 0 पे जाएगा तो उसका सबसे अधिक उसका पीएच मान होगा। जैसा कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यह इसके क्षार के उदाहरण नहीं है। मैंने आपको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यह अम्ल के उदाहरण हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो दुर्बल अम्ल होंगे CH4, COOH और एक और दुर्बल अम्ल है, वह है H2CO3। अगर साधारण भाषा में कहें तो जिस अम्ल में कार्बन जुड़ जाता है तो वह अम्ल दुर्बल हो जाता है। अब देखते हैं हम प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल हैं वह हैं HCl, H2SO4 और HNO3। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि जो HCl है यह हमारे पेट में पाया जाता है और जो कि हमारे भोजन का पाचन करता है। H2SO4 का उपयोग बैटरियों में किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दुर्बल क्षार के और प्रबल क्षार के कुछ उदाहरण। तो जो दुर्बल क्षार है वह है NH4OH, और जो प्रबल क्षार है वह है NaOH, KOH और CaOH का होल स्क्वायर, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा पीएच पैमाना। अगर हम 7 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो 7.1 रहेगा वह दुर्बल क्षार रहेगा, फिर 7.2 होगा वह 7.1 से
अधिक क्षारीय होगा, और जो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा वह होगा 14 पर, और जो 7 पर रहेगा वह उदासीन रहेगा। और जैसे ही हम 7 से नीचे जाएंगे तो यह जो जिनका पीएच मान 6 होगा या 6.1 होगा तो ये दुर्बल क्षार रहेंगे, और जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे तो यह प्रबल क्षार होते जाएंगे। तो जो सबसे प्रबल क्षार होगा वह होगा 0 पर, यानी कि किसी विलयन का अगर पीएच मान 0 है तो वह सबसे अधिक प्रबल क्षार होगा। चलिए अब आगे का पॉइंट हम समझते हैं कि पीएच में बदलाव के कारण दांतों में क्षय क्यों होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा पीएच में बदलाव के कारण दांतों में क्षय क्यों होता है। चलिए तो अब हम इसको समझते हैं। तो पीएच में बदलाव के कारण हमारे दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब हमारे मुंह का पीएच मान 5 से कम हो जाता है, यानी कि जो हमारे दांतों का जो क्षय होने लगता है, यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। अब क्यों होने लगता है, तो हमारे दांतों का बाहरी हिस्सा है वह सख्त कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अब मुंह में उपस्थित अम्लीय वातावरण दांतों के कैल्शियम फास्फेट की परत को धीरे धीरे खत्म करने लग जाता है और दांत सड़ने लगते हैं। इसके अलावा हमारे मुंह में उपस्थित दांतों के चिपके भोजन पर जीवाणु होते हैं जो भोजन को अम्ल में परिवर्तित करके मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ाते हैं, जिसके कारण दांतों का क्षय होता है। तो अभी हमने ये समझा कि दांतों का क्षय क्यों होने लगता है। अब हम समझते हैं कि दांतों को सड़ने से यानी कि क्षय होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो आप इसे पॉइंट बाय पॉइंट भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इनका जो बचाव के जो उपाय हैं उनको हम समझते हैं। पहला है, खाना खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, यानी कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम कुल्ला कर सकते हैं, जिससे हमारे मुंह में जो एक्स्ट्रा भोजन बचा होगा ना तो उस पर जीवाणु रहेंगे, जिससे हमारे मुंह का जो अम्लीय वातावरण है वह मेंटेन रहेगा। दूसरा है, दांतों को सड़ने से बचाने के लिए हम नीम, बबूल इत्यादि पेड़ों की दातून करनी चाहिए, यानी कि अगर आप कुल्ला नहीं करते हैं तो आप चाहें तो नीम, बबूल इत्यादि पेड़ों की दातून कर सकते हैं, जिससे भी हमारे मुंह का जो पीएच मान है वह मेंटेन रहेगा, जिससे हमारे दांतों का क्षय या दांत नहीं सड़ेंगे। या अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो हर रोज टूथपेस्ट से दांतों को साफ करना चाहिए, यानी कि प्रतिदिन कोलगेट से दांतों को साफ करना चाहिए। अब अगला पॉइंट जो हम देखते हैं वह देखते हैं जीवों में पौधों पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो जीव जंतु हैं उन पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि जीवों पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए तो अब हम इस पॉइंट को समझते हैं। तो जैसे कोई भी जीव है तो सभी जीवों को या वस्तुओं और पौधों पर पीएच का बहुत प्रभाव पड़ता है।
पड़ता है। सभी जीवधारियों का जीवन एक निश्चित पीएच के दायरे में व्यतीत होता है। यानी कि जितने भी संसार के जीव जंतु हैं तो जो उनका पीएच मान है, एक निश्चित पीएच मान के दायरे में उनका जीवन व्यतीत होता है। अगर हम जैसे कि हम देखें, यदि अम्लीय वर्षा अधिक हो जाए तो मिट्टी में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ने से उसकी उसकी जो बढ़ने से उसकी पीएच कम हो जाएगी, यानी कि उसका पीएच मान कम हो जाएगा, जिससे पेड़ पौधों के पत्ते गिरने या पूरे पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं तथा जीवन में उपस्थित छोटे जीव जंतु भी मर सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखें, यदि अम्लीय वर्षा, बहुत ही अम्लीय वर्षा होती है जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ने से उसका पीएच कम हो जाएगा, यानी कि अगर किसी, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि किसी विलयन का अगर किसी के विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती है तो उसका पीएच मान घट जाएगा, जो कि अम्लीय हो जाएगा। अगर यह अम्लीय हो गया तो जब इसकी बारिश होगी तो यह पेड़ पौधों के पत्तों को गिरा देगा, जिससे उनका भोजन नहीं बनेगा और पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तथा जमीन में उपस्थित छोटे छोटे जीव जंतु भी मर जाएंगे अधिक अम्लीय। यानी कि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था सभी अम्ल के क्षार के सभी के गुणों को समझाया था। तो अगर अधिक अम्लीय हो जाएगा तो वह बहुत ही खट्टा हो जाएगा, जिससे जमीन में उपस्थित जीव जंतु भी मर जाएंगे। इसी तरह यदि नदी के पानी की पीएच घट जाए तो उसमें उपस्थित जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे जीव जंतु तथा छोटी मछलियां पूरी तरह से नष्ट हो सकती हैं। यानी कि अगर कोई नदी है, अगर उसका भी पीएच मान घट जाएगा तो उसमें जितने भी जीव जंतु रहते हैं तो उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और वह मर भी सकते हैं। इसी प्रकार भूमि का क्षारीय हो जाना भी फसल तथा भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक है। यानी कि जो मिट्टी है हमारा, उसका पीएच मान मेंटेन रहना चाहिए। अगर अधिक अम्लीय हो जाएगा तो वह भी नुकसानदेह होगा, या अधिक क्षारीय हो जाएगा तब भी वह हमारी मिट्टी को और जीव जंतुओं के लिए नुकसानदेह होगा। यानी कि इसका पीएच मान मेंटेन एक समान रहना चाहिए, जिस दायरे में हम जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, जो हमारा खेत है, यानी कि अपने खेत या घर के पार्क या बगीचे की मिट्टी के पीएच का पता कैसे लगाएं। यानी कि जो हमारा खेत है या घर है या हमने घर के पास में बगीचा लगा रखा है तो उसकी मिट्टी की पीएच का हम कैसे पता लगाएंगे। तो अपने खेत या घर के बगीचे या पार्क के पीएच का पता कैसे लगाएंगे। तो चलिए अब इस पॉइंट को समझते हैं। तो अपने घर या पार्क या बगीचे के पीएच का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें घर या बाहर की मिट्टी, घर या खेत की मिट्टी लेकर उसको पानी में घोलकर एक विलयन बनाना है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा खेत है या घर के बगीचा है या पार्क है तो उसकी जो मिट्टी है वह लेकर एक बर्तन में घोलना है और उसका विलयन बनाना है। और इस विलयन की कुछ बूंदें पीएच पेपर पर डालकर पीएच पेपर के रंग को देखते हैं। तो जो हमने घोल बनाया था मिट्टी का, तो उसका जो घोल बना के विलयन बनाया था तो उसकी कुछ बूंदें लेकर एक पीएच पेपर आता है तो उस पेपर पर डालेंगे और देखेंगे कि उसका रंग कैसे बदलता है। तो पीएच पेपर के रंग के अनुसार मिट्टी की पीएच का पता लगाया जा सकता है। यानी कि जिस प्रकार से हमारे पेपर का रंग बदलेगा तो उसी अनुसार हम उस मिट्टी के पीएच का पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, हमारे शरीर के पाचन तंत्र का पीएच विवरण क्या होता है। यानी कि जो हमारे शरीर में जो पाचन होता है तो वह भी एक निश्चित पीएच के दायरे में होता है। तो उसका जो विवरण होता है वह क्या होता है। तो छठवां पॉइंट हम देखते हैं, हमारे शरीर के
शरीर के पाचन तंत्र का पीएच विवरण क्या पीएच विवरण क्या होता है। चलिए तो अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र का बड़ा महत्व है। हमारे मुंह के पीएच का मान 7, पेट के पीएच का मान 7 से कम तथा छोटी आंत में पीएच का मान 7 से अधिक होता है। तो अब यहाँ पर समझिए, जो हमारा शरीर है और पाचन तंत्र है तो इसका बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि पाचन तंत्र नहीं होगा तो जो हम भोजन करते हैं वही तो हमारे पेट का जो पाचन तंत्र है वही तो उसको पचाता है और उसमें उपस्थित सभी पौष्टिक पदार्थों को हमारे पूरे शरीर में भेजता है। तो सबसे पहले जो हमारा मुंह होता है उसका पीएच मान 7 होता है। पेट का जो हमारे पीएच मान होता है उसका 7 से कम होता है, तथा जब पेट से हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब आप यहाँ पर समझिए, जो हमारे मुंह का पीएच मान है वह 7 होता है, यानी कि हमारा जो मुंह है तो इसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि ना तो इसमें अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। अब भोजन जैसे ही हमारे पेट में जाता है तो जो हमारे पेट का पीएच मान है वह 7 से कम होता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है। तो जो हमारे पेट का पीएच मान है यह आप साधारणता समझ सकते हैं कि अगर 7 से कम है तो हमारा जो पेट है तो इसका पीएच मान अम्लीय होगा, और जैसे ही हमारा भोजन पेट से छोटी आंत में जाता है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि 7 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो वह क्षारीय हो जाएगा, यानी कि हमारी छोटी आंत में पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। तब हम यह कह सकते हैं कि मुंह में उदासीन, पेट में अम्लीय, आंत में क्षारीय वातावरण होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको साधारण भाषा में समझाया। यह पीएच के अलग अलग मान भोजन के अलग अलग तत्वों को पचाने में सहायक होते हैं। यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र में पीएच का विवरण है, यानी कि मुंह में उदासीन होता है यानी कि पीएच मान 7 होता है। जैसे ही पेट में जाता है तो 7 से कम होता है, यानी कि अम्लीय होता है। जैसे ही छोटी आंत में जाता है तो पीएच मान 7 से बढ़ जाता है, जो कि 7 से बढ़ता है तो यह क्षारीय हो जाता है। चलिए अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, एंटासिड क्या है। 7वां पॉइंट हम देखते हैं कि एंटासिड क्या है। सातवां पॉइंट है एंटासिड। एंटासिड क्या है, चलिए अब हम एंटासिड को समझते हैं कि आखिर एंटासिड क्या है। तो एंटासिड वह पदार्थ जिनको खाने से हमें एसिडिटी से छुटकारा मिलता है, यानी कि एंटासिड की परिभाषा हम देखें तो एंटासिड वह पदार्थ होते हैं जिनको खाने से हमें पेट की एसिडिटी यानी कि अपच से छुटकारा मिलता है, एंटासिड कहलाते हैं। जैसे इनो, यानी कि जो इनो है, जैसे कि इनो है जो वह एंटासिड का उदाहरण है। जैसा कि इनो जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट आदि सभी दुर्बल क्षार यानी कि एंटासिड के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। अगर हम एंटासिड की बात करें तो इसमें दुर्बल क्षारों का उपयोग किया जाता है, जैसे इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि सभी एंटासिड के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, अपच या एसिडिटी के कारण। 8वां पॉइंट हम देखते हैं, अपच या एसिडिटी के कारण हमें खट्टी डकार क्यों आने लगती है। खट्टी डकार क्यों
खट्टी डकार क्यों आने लगती है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो अपच या एसिडिटी के कारण हमें खट्टी डकार क्यों आने लगती है। तो भोजन को पचाने के लिए अमाशय यानी कि हमारा जो पेट है, पचाने के लिए अमाशय में अम्ल की जरूरत होती है, पर कभी कभी अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे खट्टी डकार आने शुरू हो जाती है। इसके उपचार के लिए दुर्बल क्षार या एंटासिड खाया जाता है जो अमाशय में अतिरिक्त अम्ल को खत्म करके लवण बना देते हैं, जिससे खट्टी डकार आनी बंद हो जाती है। अब आप इसे साधारण भाषा में समझिए। तो यदि हम भूखे रहते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा पेट आवाज करने लगता है, यानी कि जो हमारा पेट है, अमाशय है, तो इसमें HCl, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो जब हम भूखे रहते हैं तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह हमारे पेट में बराबर बनता रहता है, इसी कारण हमारा पेट आवाज करता है। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो जब हमारे पेट में, जब हम भूखे रहते हैं तो पेट खाली रहता है, तो अम्ल तो बराबर बन रहा है। तो अम्ल बनते बनते जब उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो कि हमें खट्टी डकार आती है। तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण हमारे पेट में हमें खट्टी डकार आती है। अगर हम इसका उपचार करना चाहते हैं, यानी कि इससे बचना चाहते हैं, तो किसी एंटासिड यानी कि दुर्बल क्षार का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि किसी दुर्बल क्षार को यदि हम खा लेते हैं, या इसी को दुर्बल क्षार को ही एंटासिड कहते हैं, तो अगर हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो हमारे पेट से जो खट्टी डकार आती है वह आना बंद हो जाएगा, यानी कि अमाशय में अतिरिक्त अम्ल खत्म करके लवण बना देगा। यानी कि जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जब अम्ल और क्षार मिलाए जाते हैं तो वह लवण बन जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको लवण की परिभाषा में समझाया था। तो जिससे जैसे जो हमारा अधिक अम्ल बना था, तो जब हम किसी दुर्बल क्षार का सेवन करेंगे तो वह अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके हमारे जो पेट में है लवण और जल बना देंगे, जिससे हमें खट्टी डकार आना बंद हो जाएगी। चलिए अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि चींटी एवं मधुमक्खी जैसे जीव अपना बचाव कैसे करते हैं। नोमा है चींटी एवं मधुमक्खी अपना बचाव कैसे करते हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं कि यानी कि चींटी और मधुमक्खी बिल्कुल छोटे छोटे से जीव होते हैं, अगर उन्हें अपना बचाव करना है तो वह कैसे करेंगे। तो अब इसे समझिए, जब कोई चींटी या मधुमक्खी हमें काटती है तो वे अपने डंक के सहारे हमारे शरीर में अम्ल छोड़ती हैं। यानी कि जो चींटी है या मधुमक्खी है, जब वह हमें काटती हैं तो अपने डंक के सहारे वह हमारे शरीर में अम्ल को छोड़ती हैं। इसी अम्ल के कारण हमारे शरीर के उस भाग में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस अम्ल के प्रभाव को अगर जैसे किसी चींटी या मधुमक्खी ने हमें काट लिया तो वह अपने डंक से हमारे शरीर में अम्ल छोड़ते हैं, और उसी अम्ल जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस स्थान पर हमें दर्द होने लगता है। और अगर हमें इस दर्द को खत्म करना है, यानी कि इसका जो उपाय है, अगर हमें इस दर्द को खत्म करना है, तो जैसे कि चींटी या मधुमक्खी ने अम्ल छोड़ा है, और अगर इसे हमें खत्म करना है तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, तो वह लवण बना देंगे, जिससे हमारा दर्द खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए दुर्बल क्षार का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। इसलिए मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर उस स्थान पर टूथपेस्ट, मीठा सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने चाहिए। चलिए अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक से अनेक रसायनों का निर्माण कैसे होता है। तो इस पॉइंट को आप विशेषता याद रखें, वेरी मोस्ट है, और इसके अंतर्गत हम इन सभी पॉइंटों को भी समझेंगे कि सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक से अनेक रसायन तो बनते हैं,
तो वह कौन कौन से बनते हैं। तो पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा को बनाने की पूरी विधि, उसका वैज्ञानिक नाम, साधारण नाम सभी को समझेंगे। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को। और चौथे नंबर पर हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को। पांचवें नंबर पर हम देखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। 10वें नंबर पर हम देखते हैं हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक से अनेक रसायनों का निर्माण कैसे किया जाता है एवं बनाने की विधि, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखते हैं यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा को किस प्रकार से बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा को हम किस प्रकार से बनाएंगे। सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक से। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक से सबसे पहले हम बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं साधारण नाम, यानी कि सभी को समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसका साधारण नाम देखेंगे। दूसरा पॉइंट है वह देखेंगे हम इसका रासायनिक नाम। और तीसरा हम देखेंगे वह देखेंगे रासायनिक सूत्र, यानी कि इसकी पूरी कुंडली निकालेंगे। रासायनिक सूत्र और आगे हम इसको देखेंगे इसके बनाने की विधि। इसके बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम इसका साधारण नाम देखेंगे, तो वह होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो साधारण नाम होगा, जैसा कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, कास्टिक सोडा। और रासायनिक नाम होगा वह होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो सूत्र होगा वह होगा NaOH, यह होगा सूत्र। अब इसके बनाने की विधि को हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक बर्तन में पानी तथा नमक डाल देना है, फिर 2 इलेक्ट्रोड डालकर उसमें से विद्युत धारा गुजारना है। यानी कि सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है, उसमें पानी तथा नमक डाल देना है और उसके बाद हमें 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं और उसमें दोनों इलेक्ट्रोड में एक लाइट यानी कि विद्युत यानी कि लाइट के तार जोड़ के उसमें
उसमें से विद्युत यानी कि लाइट को गुजारना है। अब आप देखेंगे कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उसमें जो हमने 2 इलेक्ट्रोड डाले थे, तो ये तो आप सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रोड कैथोड होगा और एक इलेक्ट्रोड एनोड होगा। तो सबसे पहले हम कैथोड पर देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसके बाद एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है, यानी कि जो हमने कैथोड और एनोड दो डाले थे उसमें से विद्युत धारा यानी कि लाइट को गुजारा था। तो जो कैथोड है उस पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगी, और जो बर्तन में बचेगा वह बचेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया को भी देखेंगे, यानी कि विधि तो हमने देख ली, अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया को भी देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को भी देखेंगे और इसके उपयोग भी देखेंगे। यानी कि आप चाहें तो एक बार फिर से समझ सकते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक से अनेक रसायनों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि इन पांचों को हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो इनमें हम इनका साधारण नाम देखेंगे, रासायनिक नाम देखेंगे, रासायनिक सूत्र देखेंगे, इनको बनाने की विधि देखेंगे, जैसे कि हमने अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि देखी, और इसकी रासायनिक अभिक्रिया को और इनके उपयोग को भी देखेंगे। अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया को भी देखते हैं कि इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया हम कराएंगे वह किस प्रकार से कराएंगे। जैसा कि हमने जो शब्दों में है तो उसको तो देख लिया, अब रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में भी देखते हैं। 2NaCl जो कि है जलीय विलयन में यानी कि एक्वेरियम यानी कि जलीय विलयन में, प्लस 2H2O जो कि है लिक्विड अवस्था में यानी कि यह जल है। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ बनेगा 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस यहाँ पर क्लोरीन भी निकलेगी जो कि गैस के रूप में निकलेगी, क्लोरीन गैस, और प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी जो कि गैस के रूप में निकलेगी, और यहाँ पर हमारा NaOH यानी कि कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बच जाएगा। ये हुई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम इसके देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो जो इसका उपयोग होता है, पहला उपयोग होता है इसका लेबोरेटरी में काम में आता है, दूसरा होता है उद्योगों में काम में आता है, तीसरा उपयोग होता है साबुन बनाने के काम में आता है, और अगर हम चौथा उपयोग देखें तो वनस्पति तेल बनाने में काम में आता है। तो ये सभी इसके उपयोग हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं बेकिंग पाउडर यानी कि इसी को हम मीठा सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा देखते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसका साधारण नाम देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले से ही लिखा हुआ है। तो जो इसका साधारण नाम है वह है बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। इसका जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह है इसका रासायनिक नाम। अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी इसी को कहते हैं, या इसी का एक दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं और इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो यह तो हुआ इसका रासायनिक नाम। अब इसके हम अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो वह होता है NaHCO3, यह होता है रासायनिक नाम। अब इसे हम बनाने की विधि को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी साथ में प्रकृति की बात करें तो यह जो मीठा सोडा होता है यह दुर्बल क्षार होता है। तो अगर हम इसको बनाने की विधि की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यह सॉल्वेट प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा है, यह सॉल्वेट प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। अगर हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो यह होती है NaCl प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो इसको जो बनाने की रासायनिक अभिक्रिया है वह है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल प्लस कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें यहाँ NH4Cl प्लस HCO3 प्राप्त होता है। तो यह है इसकी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि इस प्रकार से इसे बनाया जाता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग होता है वह दवाइयाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो बेकिंग सोडा है उसका उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, भोजन में उपयोग किया जाता है, उद्योग तथा लेबोरेटरी में उपयोग किया जाता है। यह कपड़े धोने का सोडा यानी कि धावन सोडा बनाने के काम आता है। यानी कि जो धावन सोडा बनता है आगे हम उसको भी देखेंगे। तो धावन सोडा भी इसी बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा के द्वारा बनाया जाता है। यह आग बुझाने के यंत्रों में उपयोग किया जाता है। यानी कि जिन यंत्रों से हम आग बुझाते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मीठा सोडा एक प्रकार का धातु कार्बोनेट है। इसको गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनता है। यानी कि जैसा कि हम यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में देखें तो मीठा सोडा एक प्रकार का धातु कार्बोनेट है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो यह पर सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाता है। तो हम इसकी और भी अभिक्रिया, यानी कि अगर हम बेकिंग सोडा को हम रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अगर गर्म करते हैं तो उसकी जो अभिक्रिया होगी वह किस प्रकार की होगी। तो खैर आपको उससे क्या लेना देना है, जिससे हमारा बेकिंग सोडा बनता है उस अभिक्रिया की फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में आवश्यकता है। चलिए अब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि धावन सोडा की पूरी विधि को कंप्लीट करते हैं।
अब तीसरा हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि धावन सोडा। तो सबसे पहले हम इसके साधारण नाम को देखेंगे, उसके बाद रासायनिक नाम को देखेंगे, उसके बाद रासायनिक सूत्र को देखेंगे, उसके बाद बनाने की विधि को, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया और उसके बाद उपयोग। तो इसका जो साधारण नाम होगा वह होगा धावन सोडा। इसका साधारण नाम होगा वह होगा धावन, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। साधारण नाम होगा वह होगा धावन सोडा और रासायनिक नाम होगा वह होगा सोडियम कार्बोनेट, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक जो सूत्र होगा वह होगा Na2CO3 यह होगा इसका धावन सोडा का सूत्र। अब इसकी हम बनाने की विधि को देखते हैं। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इन पॉइंटों को भी आप एक साथ में याद रखते जाएं, क्योंकि यह क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की जो प्रकृति है वह किस प्रकार की होती है। तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसे जो बनाने की विधि है, इसको बनाने के लिए हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में घोलकर उसका वापस क्रिस्टलीकरण किया जाता है, तब हमें धावन सोडा यानी कि धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। तो इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया भी देखते हैं। तो जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है वह है NaCO3 यानी कि सोडियम NaCO3 प्लस 10H2O यानी कि 10H2O। जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ Na2CO3 .10H2O प्राप्त होता है और यही हमारा धावन सोडा होता है। तो यह तो हुई रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही सूत्र लिखकर दिखाया था। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग है धावन सोडा का, तो इसका उपयोग कागज बनाने के उद्योगों में उपयोग किया जाता है। यह लेबोरेटरी तथा कांच उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है। यह कपड़ा उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है। अब हम हमारा चौथा पॉइंट देखते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके हम सभी पॉइंटों को देखेंगे। चलिए, चौथा हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। कैल्शियम
कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, जैसे साधारण तौर पर ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका जो साधारण नाम होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले से ही क्वेश्चन में ही लिखे हुए, साधारण नाम होगा वह होगा ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। अब इसे हम इसको बनाने की विधि को देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए जब चूने के पानी में क्लोरीन गुजारी जाती है, यानी कि हमें चूने का पानी लेना है और उसमें से क्लोरीन गैस को गुजारी जाती है, तब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यानी कि जब हम चूने के पानी में से क्लोरीन गैस को गुजारते हैं, तब यह हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो इसकी हम अभिक्रिया को भी देखते हैं। इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल स्क्वायर प्लस, इसमें जब क्लोरीन गैस गुजारी जाती है तो हमें यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल प्राप्त होता है। यानी कि यह है इसकी रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि इस प्रकार से यह बनाया जाता है। हमने बनाने की विधि को जैसा कि पहले ही पढ़ लिया था। अब हम समझते हैं इसके उपयोग, यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग यह लेबोरेटरी तथा उद्योगों में उपयोग किया जाता है। यह पानी में उपस्थित हानिकारक कीटाणु मारने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग लेबोरेटरी तथा उद्योगों में किया जाता है, तथा अगर कोई पानी गंदा है, उसमें कीटाणु हैं, तो उनको मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड का। चलिए अब हम 5वें पॉइंट को देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी जितनी भी मैंने रासायनिक विधियां पढ़ाई हैं उन्हें बनाने के लिए, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम हमारी अगली रासायनिक विधि की तरफ बढ़ते हैं, या अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वीं जो रासायनिक विधि है वह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका साधारण नाम देखते हैं। तो साधारण नाम है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो वह है CaSO4। CaSO4 हाफ H2O, हाफ यानी कि आधा H2O। अगर हम अब इसकी रासायनिक बनाने की विधि की बात करें तो यह जिप्सम को, यानी कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। यानी कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है या जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। इस दौरान तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो इसके लिए हमें जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना पड़ेगा और जो इसका तापमान है वह 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम इसे बनाने की रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। तो हमें सबसे पहले CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर CaSO4 हाफ जल यानी कि पानी आधा पानी H2O आधा पानी हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। यह है रासायनिक अभिक्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की। अब अगर हम इसके उपयोग की बात तो यह घरों तथा इमारतों में सजावट के काम आता है। यानी कि जो हमारे घर और इमारत होते हैं, यानी कि बड़े बड़े भवन होते हैं, तो उनमें सजावट के काम आते हैं। यह मूर्तियां, खिलौने आदि बनाने के काम में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उद्योगों तथा लेबोरेटरी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें पानी मिलाने पर यह सख्त पदार्थ में बदल जाता है, जो कि अब इसका जो मेन पॉइंट है तो इसे आप समझिए। तो इसका जो सबसे बड़ा महत्व है यह है कि इसमें पानी मिलाने पर यह सख्त पदार्थ में बदल जाता है, जो कि जिप्सम होता है। इसी गुण का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए उस पर प्लास्टर करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया लिख के दिखा ही दी है। तो हमने इसके सभी पॉइंटों को कंप्लीट किया, बनाने की विधि को भी पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया को भी देखा, उपयोग को भी देखा। साधारण नाम आपके सामने लिखा ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। इस प्रकार से हमने इन सभी जो 10वां हमारा पॉइंट था, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक से अनेक रसायनों का निर्माण कैसे होता है, तो इसके 5 पॉइंट को कंप्लीट किया। अब हम अगला पॉइंट 11वां देखते हैं, क्रिस्टलीय जल क्या होता है। हमारा 11वां पॉइंट है, क्रिस्टलीय जल क्या है। क्रिस्टलीय जल क्या है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्रिस्टलीय जल को समझते हैं कि क्रिस्टलीय जल क्या है। तो वह जल जो किसी अणु के साथ क्रिस्टलीय रूप में विद्यमान होता है उसे क्रिस्टलीय जल कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझिए। तो वह जल जो किसी अणु के साथ क्रिस्टलीय रूप में विद्यमान होता है उसे क्रिस्टलीय जल कहते हैं। जैसे धावन सोडा Na2CO3.10H2O के अणु में 10 जल के अणु विद्यमान होते हैं।
नीले कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4.5H2O में 5 क्रिस्टलीय जल के अणु हैं। इसी को क्रिस्टलीय जल कहते हैं। अब इसके बाद इसका जो सबसे मेन पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी हमें इसकी जो जानकारी है वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगी। तो कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर वह सफेद क्यों हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में जल के 5 अणु होते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था, जिससे इसका रंग नीला होता है। गर्म करने पर यह क्रिस्टलीय जल के अणु कॉपर सल्फेट में से निकल जाते हैं, जिसके बाद निर्जल कॉपर सल्फेट बचता है जो सफेद रंग का हो जाता है। तो इसकी अगर हम क्रिया की बात देखें तो Cu यानी कि CuSO4, तो कॉपर सल्फेट 0.5H2O जब अभिक्रिया करते हैं तो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है और प्लस जल H2O अलग हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं हमारे 11वें पॉइंट को, 12वें पॉइंट को। 11वां तो हमने कंप्लीट कर लिया। जो हमारा 12वां पॉइंट है वह है अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल। 12वां पॉइंट है वह है अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल, यानी कि अशुद्ध जल को ही शुद्ध जल कहते हैं। अशुद्ध जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है? विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है? जबकि वर्षा का जल का जल विद्युत का चालन करता है। क्यों? तो चलिए, ये तो हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल जो होता है इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती हैं। तो जो अशुद्ध जल होता है यानी कि शुद्ध जल होता है तो उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती। अब आप अशुद्धियों का मतलब है कि उसमें कोई भी तत्व या पदार्थ नहीं मिले होते हैं, केवल जल ही होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिली होती हैं। शुद्ध जल विद्युत धारा का कुचालक होता है, और जब उसमें कोई पदार्थ या तत्व जल में नहीं मिले होते हैं तो जो शुद्ध जल होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। परंतु वर्षा के जल में वातावरण का अम्ल, लवण तथा अन्य अशुद्धियां मिल जाती हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। ऐसे समझिए, आपने देखा होगा कि जो बैटरियों में पानी डाला जाता है तो गांव देहातों में लोग बोलते होंगे कि यह तो तेजाब है, जबकि वह शुद्ध जल होता है, उसे हम पी भी सकते हैं। वह शुद्ध जल होता है जिसे अशुद्ध जल कहते हैं। तो उसमें कोई भी अशुद्धियां यानी कि ना तो जैसे लोहा हुआ या कोई भी किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं मिली होती है, और जब उसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है तो वह विद्युत का चालन नहीं करता, यानी कि विद्युत का यानी कि लाइट का कुचालक होता है, यानी कि उसके अंदर से लाइट नहीं जाती है। इसलिए शुद्ध जल यानी अशुद्ध जल को बैटरियों में डाला जाता है। तो इसी प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। जबकि वर्षा का जल भी शुद्ध होता है, लेकिन जब यह वर्षा का जल बरसता है तो हमारे वातावरण में कई प्रकार के तत्व या कई प्रकार के पदार्थ होते हैं जो उस जल में मिल जाते हैं, और वह अम्लीय, लवण या किसी भी तरह का क्षारीय हो जाता है। तो जब इसमें किसी भी प्रकार के तत्व मिल जाते हैं तो वह विद्युत का सुचालक हो जाता है, यानी कि उसमें विद्युत धारा बहने लगती है, यानी कि लाइट आने लगती है। तो इस प्रकार से हमने हमारे 12वें पॉइंट को समझा। चलिए अब समझते हैं हम 13वें पॉइंट को। बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध को दही बनाने में ज्यादा समय क्यों लगता है? पॉइंट नंबर 13, बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध को दही मिलाने पर दूध को
दही बनाने में अधिक या ज्यादा समय क्यों लगता है। तो चलिए अब इस पॉइंट को हम समझते हैं, 13वें पॉइंट को। तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है जिसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु वृद्धि करते हैं, यानी कि जो हमारा दूध होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है जिसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु वृद्धि यानी कि बढ़ते हैं यानी कि वृद्धि करते हैं। यह जीवाणु दूध को दही में बदलते हैं, यानी कि जो दूध को दही में बदलते हैं वह है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लेकिन जब हम इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं तो दूध की प्रवृत्ति क्षारीय हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। तो जब हम दूध में बेकिंग सोडा को डालते हैं तो इसकी प्रवृत्ति क्षारीय हो जाती है, जिससे इन जीवाणुओं के लिए उचित अम्लीय वातावरण नहीं रह पाता है, जिससे क्षारीय वातावरण के कारण जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती है और दूध को दही में बनने में या बदलने में समय लगता है। इसी प्रकार दूध खराब होने से बच जाता है। चलिए अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि क्षारीय विलयन में क्या हाइड्रोजन आयन होते हैं और यदि होते हैं तो वह क्षारीय क्यों होते हैं। अगला 14 पॉइंट है और आज के हमारे इस एनसीईआरटी क्लास 10वीं की साइंस के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के अध्याय का अंतिम पॉइंट है, क्योंकि हमने जो पॉइंट थे तो उनको हम पिछले पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके थे और जो बचे थे उनको हमें इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो पॉइंट नंबर 14 है क्षारीय विलयन में क्या हाइड्रोजन आयन होते हैं। हाइड्रोजन आयन होते हैं और यदि होते हैं तो वह क्षारीय क्यों होते हैं। तो वह क्षारीय क्यों होते हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं परंतु इनकी संख्या बहुत कम होती है, यानी कि जो क्षारीय विलयन होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन तो होते ही हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण विलयन क्षारीय हो जाता है। यानी कि अगर कोई क्षारीय विलयन है तो उसमें हाइड्रोजन आयन तो होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वह विलयन क्षारीय हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी क्लास 10वीं की साइंस का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण को कंप्लीट किया। अगर आपने पिछला पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी आप देखें और इस पार्ट 2 को भी देखें, तो आपका ये अध्याय 2 कंप्लीट हो जाएगा और मैंने अध्याय 1 भी पढ़ाया है। और इसी प्रकार से मैं अपने इस YouTube चैनल RM एजुकेशन पर जितनी भी कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं की साइंस को अध्याय इसी YouTube चैनल पर पढ़ाऊंगा। तो चलिए अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही सभी कक्षाओं की साइंस को अध्याय पढ़ने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।